तो चलिए, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी और बायोलॉजी सेक्शन से। और उस बायोलॉजी सेक्शन में आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो पार्ट 7 है। हम लोग अभी तक 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो आपने यदि पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे वाले भी वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। और उसमें से भी सभी में 20-20 क्वेश्चन है। और यदि हमें लगता है कि ये 20 क्वेश्चन और यदि मतलब आपके एक्सरसाइज के हिसाब से एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, तो आप देखना ना भूलें और जाएं और उसको देखें पहले और उसके बाद में चलिए चलते हैं। हमारा 17वां मतलब 7वां जो पार्ट है, इस पार्ट पे हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है क्या कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। हमारे पास जनन की जो क्रिया होता है, आपने जब जनन के बारे में जब चर्चा करने की बात आया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो जनन जो होती है, जनन जो होता है वो अपने जैसा संतान की यदि उत्पत्ति हो रही है, अपने जैसा संतान की यदि उत्पत्ति हो रही है तो उस क्रिया की या उस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? जनन बोल देते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि जो जनन जो होता है वो जनन वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर जी? 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होगा, है ना। जो जनन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के, एक जो जनन होता है जिसे हम लोग अलैंगिक बोलते हैं, अलैंगिक के नाम से जानते हैं। और एक जो होता है जिसे हम लोग लैंगिक बोलते हैं, लैंगिक। एक का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और जब अलैंगिक जनन की बात किया जाए तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है और इस जनक में मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही शरीर में पाई जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि ये एक जनक इसमें भाग लेता है। और जब एक जनक से कोई संतान उत्पन्न होती है तो वो उस संतान को हम क्या बोलते हैं कि ये जो संतान है वो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होती है। और लैंगिक जनन की बात करें तो उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग शरीर में पाई जाती है और वो दोनों जब संलयन करता है, निषेचन होती है, युग्मनज बनती है, तब जाकर क्या होती है? एक नए शिशु का जन्म होता है। ये कहता है तुम्हारा लैंगिक जनन, है ना। अब कहा जाता है क्या, क्वेश्चन क्या कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मतलब अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसका नाम है मुकुलन। ऐसे अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन की कई विधियां होती है, कई विधियां होती है। जैसे कि विखंडन की बात करें, विखंडन भी 2 भागों में बटा हो रहा था, बहुविखंडन, द्विविखंडन। फिर उसी तरह से आप मुकुलन की बात करते हो, उसी तरह से आप बीजाणु जनन की बात करते हो, कायिक जनन की बात करते हो। तो ये सभी के सभी जो होते हैं वो अलैंगिक जनन का ही भाग होता है। अब कहता है क्या कि अलैंगिक जनन में एक भाग है, एक प्रक्रिया है जिसका नाम है क्या? मुकुलन। क्या नाम था? मुकुलन। और ये जो मुकुलन जो होती है वो मुकुलन किस में होता है? ये क्वेश्चन पूछी जा रही है। आपको पता होगा कि जो मुकुलन जो होती है, मुकुलन, इसमें क्या होता है? मुकुल निकलता है। किसी भी जीव के शरीर से क्या निकलेगा? मुकुल निकलती है। क्या निकलती है? मुकुल। और ये जो मुकुल जो होती है वो आगे चलकर ये जो जनक शरीर जो होता है, जनक शरीर जो होता है, जनक जीव जो होती है, जीव, ये जनक जीव से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। क्या होता है? अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। और अलग हो जाता है जिसके कारण से नए संतति का जन्म होती है। नए संतति का क्या होती है? जन्म होती है। आपको एक बोर्ड पे आपको एक फिगर दिखाई पड़ रही होगी। इस फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा हाइड्रा। ये जो जीव है वो कौन सा जीव है सर जी? हाइड्रा जीव है। क्या कौन सा जीव है? हाइड्रा जीव है। ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा में देखो सबसे पहले कलिका निकला है, मुकुल निकला है ना। ये मुकुल जो होती है कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद क्या करता है? एक थोड़ी सी बड़े वाले मुकुल का निर्माण करता है और ये मुकुल धीरे धीरे विकास करती है। और विकास करके एक अगला फिगर यदि हम देखना चाहें, इसका जो अगला फिगर यदि हम देखना चाहें तो इस पे ऐसे जो ये जो फिगर था ये यहाँ से टूट जाती है। क्या होता है? टूट जाती है। और टूट कर क्या बनाता है? एक नए क्या बनाता है? तुम्हारा हाइड्रा का नए संतति का जन्म देता है। यहाँ से ये अलग हो जाता है, विभक्त हो जाती है, टूट जाता है। और यही जो होता है जो तुम्हारा क्या होता है? संतति। तो ये जो जनन मतलब ये जो जनन किया
अपने जैसा जो संतान उत्पन्न की गई, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कोई किसी न किसी प्रकार के जनन हुआ था। अब ये जनन हुआ कौन सा, तो अलैंगिक जनन, क्योंकि इसी शरीर से बना है, एक ही शरीर से, इसमें मेल और फीमेल की तो चर्चा नहीं किया गया, हाँ सर नहीं चर्चा किया गया, इसका मतलब एक ही शरीर से, जब एक शरीर से होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। अब अलैंगिक में क्या बना था, मुकुल बना था गुरुजी, मुकुल, मुकुल, ये जो मुकुल बना इसीलिए हम इसे क्या बोले, मुकुलन बोले, या हम क्या बोले, कलिका जनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ किस में हुआ, हाइड्रा में हुआ। अब एक ईस्ट का भी एक ईस्ट में भी मुकुलन होता है, और ये जो ईस्ट का एक प्रकार है, जो एक प्रकार का क्या है, एक कोशिकीय कवक होती है। अच्छा, ईस्ट जो होता है बेटा जी, ये ईस्ट जो होता है वो एक प्रकार का एक कोशिकीय, एक कोशिकीय क्या होता है, कवक होता है, कवक। ऐसे कवक जो होता है आपको पता होगा, जो कवक जो होता है वो सभी बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ये जो कवक है वो एक कोशिकीय होती है, जो पाव रोटी ये सब में हम लोग यूज करते हैं। पाव रोटी ये सब जो बेकरी वाला जो उद्योग होता है ना, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मुकुल निकला, ये केंद्रक था, केंद्रक विभाजन क्या, विभाजन करके क्या बनाया है, मुकुल बनाया, मुकुल बनाया, मुकुल करके धीरे 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 एक बड़ा सा मुकुल बनाती है, और ये क्या करती है, यहाँ से टूट जाती है। देखो टूट गया, टूट कर ये क्या हुआ, एक नए कोशिका का निर्माण किया, नए संतति का निर्माण किया। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन यदि देखें तो हमारा कौन था, ईस्ट है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ईस्ट है। हाइड्रा में मतलब हाइड्रा भी जो था, यहाँ पे इसका हाइड्रा भी लगा सकते हैं, हाइड्रा, हाइड्रा भी किसका आंसर है, तो मुकुल द्वारा करता है जनन। ठीक है, अगला नंबर देखा है, जड़ें विकसित होती है, जड़ें जो होती है पौधे में, जो जड़ जो होती है वो विकसित किसके द्वारा होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो पौधे जो होती है, पौधे में जो जड़ जो विकसित होती है। अच्छा, अब पौधे जब देखे होगे तो आपको पौधे के जो बीज जो देखे होगे वो उसमें दो तरह के भाग होते हैं, मतलब दो कलिका शुरुआत में निकलती है, जब वहाँ से जब अंकुरन होती है उसमें, तो आप देखे होंगे कि उसमें दो, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर निकलती है। उसको यदि हम काटे, एक हमारे पास दलहन है, ये तुम्हारा क्या का सब बीज है, और बीज को हम क्या किए, दो भागों में, द्विबीजपत्रीय बीज है ना, इस बात को भी याद रखना, क्योंकि इसमें द्विसाइटोलोडॉन मतलब कि डाइसाइटोलोडॉन है, इसका मतलब कि दो गो द्विबीजपत्री वाले यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं, एक इधर एक है। ऊपर वाला भाग में जो दिखाई पड़ रही है, ऊपर में थोड़ा सा ये जो होती है वो तुम्हें दिखाई पड़ रही है क्या, प्लम दिखाई पड़ रही है, और जो नीचे जो है वो क्या है, रेडी सेल है, क्या है, रेडी सेल। और यही जो होता है, एक जो होता है जिसका हम क्या बोलते हैं, इसका एक भाग को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, मूलांकुर कहते हैं, मूलांकुर, 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 मूलांकुर कहा जाता है। और एक को क्या बोलते हैं, परांकुर कहते हैं, परांकुर, 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 मूलांकुर, और एक क्या होता है, परांकुर होती है। मूलांकुर जो होता है, चला जी, मूलांकुर, मूलांकुर, यही मूलांकुर जो होता है वो किसका निर्माण करती है, सर जी, जड़ का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, जड़ का निर्माण करती है। जड़, या इसी को हम लोग मूल कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, मूल मतलब, मूलांकुर मतलब मूल मतलब जड़ का बात कर रहा है। और परांकुर की बात करेगा, परांकुर तो ये जो होती है वो आगे चलकर क्या बनाता है, तना बनता है, तना बनता है। और तना में जब कलिका निकलती है, विभाजन करता है, वो धीरे धीरे विकास करती है, तो उसमें पत्तियां में रूपांतरण हो जाता है। क्या होता है, रूपांतरण होती है, क्या, पत्ती का निर्माण करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो जड़ें जो विकसित होती है वो कहाँ से विकसित होती है, सर जी, मूलांकुर से। तुमसे कहता कि यदि आप बताएं हमें क्या, कि तना जो विकसित होती है वो किससे विकसित होती है, तो क्या बताते हैं आप कि सर जी परांकुर से होती है। किससे होती है, परांकुर से। ठीक है, आगे देखा था, कहता ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम जो होता है, ब्रायोफाइलम जो होता है, अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या होता है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक पौधे की पत्ती जिसका नाम होती है ब्रायोफाइलम या पत्थल चट्टा। इसी को हम क्या बोलते हैं, पत्थल चट्टा के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पत्थल चट्टा। और ये वाला जो भाग है एक प्रकार का पत्ती है, मतलब कि ब्रायोफाइलम की बात करें, ब्रायोफाइलम, और ये या इसी को पत्थल चट्टा कहते हैं। तो ये जो होती है, ये जो विभाजन करता है वो किसके द्वारा करता है, सर जी, पत्ती द्वारा करता है। जनन किसके द्वारा, पत्ती। देखो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा हो, इसकी जो साइड वाले जो भाग है, ये साइड वाले जो भाग है, इस साइड वाले पे देखो, यहाँ जब मिट्टी पे जैसे ही चिपका, यहाँ पे मान लिया कि मिट्टी है, मिट्टी पे जैसे ही सटा तो यहाँ से क्या निकलती है, जड़ें निकलती है। क्या निकलती है, जड़। और यही जड़ जो होती है वो आगे की ओर क्या बना लेता है, पत्ती का निर्माण कर देता है। क्या बनाता है, पत्ती, पत्ती नहीं कह सकते, इसका भाग है, पौधा ही बना लेता है। इस कारण से हम कह सकते हैं क्या, कि जो हमारा जो ब्रायोफाइलम जो होती है, ब्रायोफाइलम वो किसके द्वारा विकसित होता है, किसके द्वारा जनन करता है, तो सर्जिक जनन करता है किसके द्वारा, पत्ती द्वारा करता है। किसके द्वारा, पत्ती द्वारा करता है। ठीक है, अगला नंबर, ईस्ट जनन,
ईस्ट जनन करते हैं, ईस्ट जनन करते हैं। अभी एग्जाम्पल पहला नंबर में हम वही पढ़े थे कि जो ईस्ट होती है, ईस्ट वो जनन किसके द्वारा करता है, ये तुमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है ना। क्या होती है ईस्ट जो होती है, ईस्ट वो जनन किसके द्वारा करता है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है ना। तो ये जो जनन किसके द्वारा करता है, ये आप पहला नंबर में यही क्वेश्चन आपको बताया गया है कि जो ईस्ट जो होता है बेटा जी, ईस्ट, ये पहला नंबर का क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी इसका चर्चा हम लोग किए थे ना। तो ईस्ट जो होता है वो किसके द्वारा जनन करता है, सर जी मुकुलन द्वारा। खंडन क्या होता है कि इसका शरीर खंड में टूट जाती है, टूटकर नए संतति का, जब टूटकर नए संतति का निर्माण करेगा तो उसे खंडन कहते हैं। अकाइक मतलब होता है ये हमेशा पौधों में होती है। कहाँ पे होती है, पौधों में होती है। कहाँ पे होती है, पौधों में होती है। जैसे कि मान लिया कि आलू कभी कभी आप देखे होंगे कि पापा जब आलू रोपते हैं और उस समय आलू कम गया तो उसे काट कर भी रोप दिया जाता है ना। बहुत सारे पौधा ऐसे है जिसके हम तना ले जाकर लगा देते हैं। जैसे कि गुलाब का फूल की बात करें, गुलाब का जो पौधा होती है, गुलाब के पौधा को यदि आप देखे होंगे तो हम कहीं पे जाते तो अच्छा लगा गुलाब, तो हम एक गुलाब का क्या करते हैं, पौधे का तना तोड़ लेते हैं, काट लेते हैं, काट कर लाकर हम अपने घरों में रोप लेते हैं। इसका मतलब वहाँ से वो पौधा उग जाता है। तो ये जो पौधा है वो एक प्रकार का क्या तुम्हारा होता है, ये जो पौधा में जो विधि किया गया, वो जनन जो किया गया, वो कौन सा जनन किया गया, तो कायिक प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, या उपयुक्त में सभी तो ये सब हो ही नहीं सकता है। तो तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर जी मुकुलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखा जाए। अगला कहा था द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। द्विविखंडन किस में होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो द्विविखंडन जो होती है वो देखो एक अमीबा है, पैतृक अमीबा, या इसी को जनक अमीबा कहते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, जनक अमीबा है, जनक अमीबा है, जनक अमीबा। और ये जनक अमीबा का सबसे पहले क्या होगा, ये जो केंद्रक दिखाई पड़ रहा है बेटा, केंद्रक, ये जो कोशिका द्रव वाला जो केंद्रक इसमें होती है, यही केंद्रक क्या करता, पहले दो भागों में विभक्त होने के लिए कोशिश करता। वो धीरे पहले ये हटना, दूर हटने के लिए कोशिश करता, और धीरे ये हटेगा। देखो यहाँ से लंबा हो गया, पहले यहाँ गोल था, ये लंबा हो, इस फिगर में देखो और लंबा हो गया। अब अगला फिगर में देखो एक केंद्रक इधर दिखाई पड़ रहा है, एक केंद्रक इधर दिखाई पड़ रहा, और ये फिगर अब क्या होगा, यहाँ से ये क्या होगा, डी वाले फिगर में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये टूटकर दो गो नए संतति का निर्माण किया। तो जब टूटकर नए संतति का निर्माण करती है, तब उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं द्विविखंडन। ये दो भाग में बटा था, इसलिए द्विविखंडन। यदि मान लिया जाए कि एक भाग में, या ये जो दो भाग में बटा था, ये मान लिया जाए कि यहाँ पे एक और ऐसे पार देते हैं, और यहाँ पे भी केंद्रक का निर्माण करता था, यहाँ पे 3 बन जाता। तो जब 3 बनता तब हम उसे क्या बोलते, तब इसे बोलते सर जी बहुविभाजन। बहुविभाजन बोलते सर जी। बहुविभाजन कब कहते हैं कि जब दो से अधिक भागों में यदि कोई शरीर टूट जाती है, टूटकर वो दो से अधिक, जितने में वो टूटा था, जैसे कि अमीबा अभी 3 में तोड़ रहे थे, तो 3 में यदि वो टूटा तो इसका मतलब कि 3 नए संतति का वो जन्म देगा। और 3 नए संतति का जब जन्म देती है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, बहुविभाजन या बहुविखंडन के नाम से जानते हैं। और अमीबा में भी होती है, ये भी याद रखना कि अमीबा में दोनों तरह के विखंडन होते हैं, द्विविखंडन भी होते हैं और बहुविखंडन भी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और बहुविखंडन का एक एग्जांपल और याद रखिएगा आपको, प्लेनेरिया में तो ऐसा पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो पुनरुद्भवन वाला भी क्रिया पाई जाती है, लेकिन उसे हम लोग बहुविभाजन में भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं, क्योंकि उसका भी ढेर सारा शरीर मतलब टूटकर नए संतति का जन्म दे सकता है। जितने बार उसको तुम काटोगे उतना बार पर प्लेनेरिया मतलब उतना अपना नया जीव, अपने नया शरीर का निर्माण कर लेता, इसीलिए प्लेनेरिया को हम लोग बहुविभाजन में रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तुम्हारा अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर कहता है जी कि उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण हो। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है जी, पहले पता चेक करो। उभयलिंगी का मतलब हुआ क्या कि तुम्हें एक होता द्विलिंगी, एक होता उभयलिंगी, और एक इसी का नाम से हम लोग जानते हैं एक लिंगी। क्या बोलते हैं उसे, एक लिंगी कहते हैं। यहाँ तुमसे क्वेश्चन पूछा गया क्या, उभयलिंगी जो होती है, उभयलिंगी में क्या होती है, उभयलिंगी किन पौधा का नाम दिया गया, हाँ पौधा दिया गया है तुम्हारे पास, तरबूजा दिया गया है, पपीता दिया गया है, सरसों एवं गुलहड़ दिया गया है, या उपयुक्त में से दोनों, मतलब कि उपयुक्त में से सभी दिया गया। तो जो तुम्हारा ये सब जो तुम्हारा क्या उभयलिंगी की बात करेगा, उभयलिंगी मतलब एक लिंगी की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, एक लिंगी की बात कर रहा है। ये जो पौधा है जो गुड़हल है वो द्विलिंगी है। कैसा है, द्विलिंगी है, और द्विलिंगी की बात कर रहा है ना,
द्विलिंगी के बाद। अच्छा इसको देखो तो इसमें देखो ओवरी ये सब जो है, ये हम इसमें जो फीमेल फ्लावर इधर दिखाई पड़ा, मादा वाला मादा पुष्प जो है, मादा जो पुष्प है, मादा पुष्प अलग दिखाई पड़े, और इसमें नर पुष्प जो होती है, नर पुष्प ये अलग दिखाई पड़े। तो इसका मतलब कि नर पुष्प और अलग मादा पुष्प, यदि पुष्प अलग अलग जब दिखाई पड़ते तब हम उसे क्या बोलते हैं, उभयलिंगी या एकलिंगी के नाम से जानते हैं ना। आगे देखिएगा, आगे कहता है क्या कि मुकुल द्वारा जनन होता है, मुकुल द्वारा जनन होता है। अभी तो पढ़े थे मुकुल किस में हुआ था, हाइड्रा में हुआ था। किस में हुआ था, हाइड्रा में हुआ था। किस में, हाइड्रा में हुआ था। ठीक है, आगे देखा जाए, मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, युग्मनज वाला, कायिक जनन वाला, लैंगिक जनन वाला या अलैंगिक जनन वाला। तो आपको पता होगा कि जो मानव जो होती है, मानव एक लिंगी जीव है। कैसा जीव है, एक लिंगी। एक लिंगी मतलब सिंपल से याद रखना है क्या, एक लिंगी। एक लिंगी की बात कर रहा है, इसका मतलब एक लिंगी का मतलब केवल एक लिंग पाया जा। एक लिंग मतलब कि एक लिंग पाया जा, मादा अलग हो, मादा अलग हो और नर अलग हो, दोनों अलग अलग होती है, तब उसे हम लोग एक लिंगी कहते हैं। ठीक है, द्विलिंगी की बात करेगा क्या, द्विलिंगी की बात करेगा। द्विलिंगी तो याद रखना है क्या, जो द्विलिंगी जो होती है तुम्हारा, वो क्या होती है कि दोनों का दोनों शरीर जो होता है, दोनों शरीर एक ही शरीर में, एक ही जीव में पाया जा, एक ही जीव में पाया जाए, एक ही जीव में पाया जाता है। ठीक है, एक ही जीव में पाया जाता है। चलिए अगला नंबर। अच्छा ये जो फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है, देखो ये जो मतलब इधर वाला जो नर मादा जनन अंग है, मतलब मादा जनन अंग है, और इधर जो क्या है, मानव नर जनन अंग है। ये वाला जो है वो केवल पुरुषों में पाई जाती है संरचना, और ये वाला जो संरचना है वो क्या होती है तुम्हारा, ये केवल फीमेल पार्ट में पाई जाती है। ये पूरे के पूरे जो तुम्हारा जनन अंग होता है। ठीक है, ये देखा जाए तो ये वाला जो भाग होती है जो दिखाई पड़ रही है, इसका नाम होती है अंडवाहिनी या फ्लोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं इसे, डिम्ब वाहिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो उजला आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक गुच्छा जैसा ऐसा जो जुड़ा हुआ है, ऐसे देखो ये वाला जो जुड़ा हुआ है इससे, और ये वाला, इसे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं सर जी, अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाशय। अंडाशय में ही होता है जो क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है, अंडाणु का निर्माण कहाँ होते है, तो तुमसे बताना है तुमको क्या, कि सर जी अंडाशय में। लेकिन जब तुमसे कहेगा कि निषेचन कहाँ होती है, तो तब तुम क्या बताओगे, ये वाला संरचना में। कहाँ पे, ये वाला संरचना में। मतलब ये वाला संरचना कौन होती है सर जी, फ्लोपियन ट्यूब होता है, जिसका नाम होती है फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन नलिका, फ्लोपियन नलिका के नाम से जानते हैं, फ्लोपियन नलिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो होती है, ये वाला जो भाग जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस भाग को हम कहते हैं गर्भाशय। क्या नाम होती है, गर्भाशय। गर्भाशय में क्या होता है सर जी, जो भ्रूण जो होता है, भ्रूण का पालन होता है। भ्रूण का क्या होता है, पालन होता है। पालन पोषण कहाँ पे होता है, तो भ्रूण का पालन होती है तुम्हारा गर्भाशय में। गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं गुरुजी, 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले तुम्हारा बाह्य स्तर एक जो होता है, जिसे मध्य स्तर कहते हैं, और एक जो होता है वो अंत स्तर होता है ना। 3 गो होता है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे यदि बात करें तो इसमें भी बात करें तो ये वाला जो होती है वो ब्रीसन होती है। क्या होता है, ब्रीसन। नर की बात करें तो ये ब्रीसन है, और यहाँ पे क्या बनती है सर जी, जिस तरह से अंडाशय में अंडाणु बनता था, उसी तरह से ब्रीसन में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं, शुक्राणु। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होती है, तो क्या बताओगे तुम, ब्रीसन में। कहाँ पे, ब्रीसन में। ब्रीसन के ऊपर देखो एक पट्टी जैसी एकदम संरचना दिखाई पड़ रही है। इस पट्टी जैसी जो संरचना है, इस संरचना का नाम होती है अधिब्रीसन। क्या होती है, अधिब्रीसन। अधिब्रीसन में जब शुक्राणु बन जाती है तो जाकर अधिब्रीसन में जाकर वो जमा रहता है, वो परिपक्व होने के लिए वहां पे जाकर बैठे हुए रहता है। और जब मैथुन की क्रिया होती है तब यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलती है जिसका नाम होती है क्या, शुक्रवाहिका। क्या होती है, शुक्रवाहिका, जो मूत्राशय को लांघते हुए कहाँ जाती है, तुम्हारा एक ग्रंथि, एक स्खलन नली का निर्माण करती है, और वो स्खलन नली जो होती है जाकर क्या होती है, मूत्र जनन छिद्र, मूत्र जनन मार्ग जो होती है वो उसमें जाकर वो मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है, मूत्र जनन अंग में। कह सकते हो कि तुम्हारा जो पेनिस है, पेनिस में जाकर वो मिल जाता है ना। अब वो यही पेनिस के द्वारा क्या होती है कि वो ये जो तुम्हारा शुक्राणु जो होती है मैथुन क्रिया के समय, वो मादा के ये फीमेल पार्ट के जो वैजिना होती है, वैजिना में तक छोड़ा जाता है। चलिए अगला नंबर देखा जाता है। अगला नंबर कहता है क्वेश्चन क्या, कि द्विलिंगी पुष्प होते हैं। द्विलिंगी पुष्प जो होते हैं वो कौन है, जो तुम्हारा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प मतलब सिंपल से अभी बताए कि जो द्विलिंगी की बात करेगा, द्विलिंगी की बात करेगा तो सिंपल से याद रखना है क्या, कि जिसमें
मादा और नर नर दोनों के दोनों पाए जा, मादा और नर दोनों के पाए जा। तो ये जो तुम्हारा जो द्विलिंगी की बात करा, तो जो गुलाब होती है बेटा जी, गुलाब जो गुलाब जो होता है वो रेड वाला जो गुलाब, याद तो है, ये होगा गुलाब किसे कहते हैं, है ना। आप तो देखे ही होंगे, फिगर तो ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा, जहाँ पे मिलता है वहाँ से हम लोग तोड़ लेते हैं, है ना। तो ये जो गुलाब जो होता है, गुलाब ये द्विलिंगी होता है, क्या होता है, द्विलिंगी होता है, ठीक है। चले अगला नंबर, अगला देखा जाए। आगे कहता है क्या, नर एवं मादा युग्मक के युग्मन द्वारा बनी कोशिका कहलाती है। अच्छा, नर एवं मादा को नर एवं मादा को तो नर युग्मन की बात कर रहा है, नर एवं मादा युग्मक है। तो युग्मक जो होता है बेटा जी, युग्मक जो होता है, इसका युग्मक ले लेते हैं और इसका युग्मक ले लेते हैं। तो जो नर का जो युग्मक होता है, नर का उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं गुरुजी, क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। और इसका जो होता है वो क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं, अंडाणु। क्या होता है, अंडाणु। अब देखो, ये जो युग्मक है वो युग्मक और ये युग्मक दोनों का क्या हो गया, संलयन हुआ या युग्मन हुआ, क्या हुआ, युग्मन हुआ, युग्मन कह रहा है क्या, युग्मन कर दीजिए, किसको किसको युग्मन कर दीजिए। तो तुम्हारे पास जो नर युग्मक जो होता है और मादा युग्मक होता है, दोनों को क्या कर दें आप, युग्मन मतलब संलयन कर दें, मिला दें। तो इससे जो बनती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, युग्मनज, युग्मनज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, युग्मनज के नाम से जानते हैं, युग्मनज की नाम से जानते हैं, है ना। तो जो युग्मनज जो बनती है, अच्छा ये जो होता है बेटा जी, ये वो एन होता है, अगुणित होता है, ये भी जो होता है वो क्या होता है, अगुणित होता है ना। लेकिन जो तुम्हारा युग्मनज जो होता है, जायगोट जो होता है वो क्या होता है, तुम्हारा 2n होता है, क्या होता है, द्विगुणित होता है, क्या होती है, द्विगुणित होती है। अब क्वेश्चन कहा कि बनी कोशिका को कहते क्या है, तो सर जी युग्मनज कहते हैं। याद रखिएगा कि युग्म अक्का को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ज बन जाएगी। और इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन ये पूछी जाती है कि जब हम नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलाएंगे तो किस कोशिका का निर्माण होगी। तो सर जी क अक्का आ रही है तो किसका बना देंगे, ज बना देंगे, मतलब कि युग्मनज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, ठीक है। आगे देखा जाए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, पादपों में लैंगिक जनन होता है, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा या इनमें से कोई नहीं, किसके द्वारा, तब पुष्पी पादप, नम्मे से पता चल रहा है क्या कि पुष्पी पादप मतलब कि पुष्पी पादप किसे कहते हैं, सर जी एंजियोस्पर्म को बोलते हैं, स्पर्म को बोलते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत बीजी कहते हैं, आवृत बीजी कहते, क्या बोलते हैं, आवृत बीजी कहते, क्या बोल देते हैं इसे, आवृत बीजी कहते हैं। अब ये जो एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, इसी को हम क्या बोलते हैं, पुष्पी पादप कहते हैं, क्या कहते हैं, पुष्पी पादप। मतलब दुनिया का जो भी पौधा एंजियोस्पर्म में आ जाएगी, मतलब आवृत बीजी में आ जाएगा, मतलब कि वो पुष्पी पादप है। मतलब दुनिया का कोई भी पौधा हो, लेकिन अब तुम्हें तो पता नहीं है, तुमसे डायरेक्टली पूछेगा क्या कि निम्नलिखित में से किन पादपों में पुष्प धारण होता है, क्या तुम बताओगे, एंजियोस्पर्म वाले सर जी, एंजियोस्पर्म या उसी को हम क्या बोलते हैं, तो आवृत बीजी कहते हैं, क्या बोलते हैं, आवृत बीजी या पुष्पी पादप कहते हैं। तो पुष्पी पादप मतलब किस में होता है लैंगिक अंग, तो किस में होता है, फूलों में होता है, किस में होता है, फूलों में होता है, पुष्प में होता है, कहाँ पे, पुष्प में। अच्छा, पुष्प जो होती है, पुष्प यदि हम देखें तो ये एक संरचना थोड़ा सा दे देते हैं, आपको पता चल जाएगा। चलिए, एक हमारा पास ये संरचना दिखाई पड़ गई है ना, और ये जो संरचना है, मान लिया जाए कि हमारे पास जो पुष्प होती है, कोई किसी चीज़ का पुष्प है और ये किसी चीज़ का पुष्प है, जिसमें हमें संरचना दिखाई पड़ रही है कुछ, इसमें जो होती है पुष्प जो होती है, पुष्प में दोनों, ये पहली बात की है, इसमें ये कैसा पौधा दिखाई पड़ रहा है, हमें द्विलिंगी पौधा दिखाई पड़ रहा है, द्विलिंगी मतलब दोनों लिंग है। इसमें ये वाला जो इसे जो हम लोग कहते हैं वो पराग कोश कहलाता है, पराग
कोश कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी? पराग कोश कहलाता है। ये जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं, या इसी को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट कहते हैं। क्या बोल देते हैं इसे? फिलामेंट कह देते हैं। ठीक है। और जो ये दोनों को यदि हम मिला देते हैं, ये दोनों को जब हम मिला देते हैं सम्मिलित रूप को कहते हैं, तो इसे बोला जाता है क्या? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर, या इसी को बोलते हैं पुमंग। पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग बोल देते हैं। ठीक है। फिर उसी तरह से यदि हम यहाँ दिखे, ये साइड देखें, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग, इसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। वर्तिका कहते हैं। और ये वाला जो भाग होती है, इसका नाम होती है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र। और ये जो फूला हुआ संरचना आधारीय भाग है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। और यही जो होता है, ये तीनों को यदि हम मिलाते हैं, ये तीनों को मिलाते तो हमारा जो भाग बनता है, जो ये हमारा भाग बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, या इसी को बोलते हैं जयांग। जयांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। और ये जो होता है वो क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। जनन अंग होता है। क्या होता है? जनन अंग होता है। ठीक है। क्या होता है? जनन अंग होता है। और उस साइड यदि हम चलें, तो ये जो हमारा जो पुंकेसर या पुमंग जो था, वो नर जनन अंग होता है। पुष्प का नर जनन अंग होता। तो ये तुम्हारा पुष्प से ले लिए। अब इससे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा आगे। पुष्प में नर प्रजनन अंग होते हैं। पुष्प में नर जो प्रजनन अंग होते हैं, अभी हम लोग देखे थे पीछे वाला क्वेश्चन में। देखो, पुष्प में नर प्रजनन अंग दो भाग में, एक का नाम था पराग कोश, दूसरा का नाम था तंतु। अच्छा, एक चीज और याद रखो बेटा जी, कि जो पराग कोश होती है, इसके अंदर होता है पराग कण होता है। कौन होता है? पराग कण, जो आगे चलकर नर युग्मक का निर्माण करता है। इसी के अंदर जो होता है वो नर युग्मक होता है। ठीक है। नर युग्मक होते हैं। बस इतना ही आप लोग का पढ़ना है यहाँ पे। आगे देखा जाए तो कहा क्या कि पुष्प में नर प्रजनन अंग कौन होता है सर जी? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। ये अंडप, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये तीनों के तीनों है जो मादा भाग है। मादा में निषेचन कहाँ होता है? अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में कहीं पढ़े थे कि मानव में जो निषेचन होती है, वो निषेचन किस में होता है, कहाँ होती है? सर जी, एक संरचना था जिसका नाम था फ्लोपियन नलिका। क्या था? फ्लोपियन नलिका, या इसी का नाम होती है अंडवाहिनी। क्या नाम होती है? अंडवाहिनी। वाहिनी। क्या नाम होता है सर जी? अंडवाहिनी नाम होता है। इसी का नाम होता है अंडवाहिनी, या इसी को हम लोग डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं। डिम्ब वाहिनी। डिम्ब वाहिनी के नाम से जानते हैं। इसकी संरचना या ये मतलब मादा में कितने होते हैं? ये दो जोड़ी, मतलब एक जोड़ी पाई जाती है। ये केवल मादा में पाई जाने वाली संरचना होती है। और इसकी लंबाई की यदि बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10 से 12 एक ओके। प्रत्येक अंडवाहिनी की बात करें, प्रत्येक अंडवाहिनी के तो 10 से 12, और दोनों की बात करें तो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है जब दोनों अंडवाहिनी को जोड़ें तब। ठीक है। आगे देखा जाए। आगे अगला नंबर था, हाँ 14 नंबर, कहता निम्न से कौन मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन में लगा है नहीं है। चलो, गर्भाशय तो था सर जी, ठीक है, अंडाशय भी था, शुक्रवाहिका नहीं था, डिम्ब वाहिनी तो अभी बताया। तो जो शुक्रवाहिका जो होती है वो किसका भाग है? तो सर जी नर जनन अंग का है। नर जनन अंग का है। नर जनन अंग है। नर जनन अंग है, मतलब कि ये पुरुषों में पाई जाती है केवल। पराग कोश में होते हैं। ये जो पराग कोश दिखाई पड़ रहा है बेटा जी, जो जिसे एंथर कहा गया, ये जो पराग कोश है, पराग कोश में क्या होता है? तो क्या होता है? बाह्यदल होता है। बाह्यदल तो नीचे वाला भाग होता है। अंडाशय होता है, ये तो नहीं हो सकता। ये अंडाशय तो चला गया कहाँ पड़ी? नीचे जो फूला हुआ जो संरचना था उसे अंडाशय बोला गया। अंडप उसके अंदर वाले उसी संरचना को हम बोल रहे थे। अब पराग कण क्या होते हैं? पराग कण होता है। पराग कण यही जो होता है जो पुष्प का, सॉरी पादप का क्या होता है? युग्मक होता है। नर युग्मक होता है। नर युग्मक नर युग्मक होता है। क्या होता है? पादप का नर युग्मक होता है। ठीक है। आगे देखा जाए, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, मतलब कैसा? रंग तो होने के लिए पौधा हमको ढेर सारा दिखाई पड़ रहा है सर जी। हमारे पास पंखुड़ियां जिसे दल पुंज जिसे तुम कहते हो, दल जिसे कहते हो, तो ये जो पंखुड़ियों का जो रंग होती है तो वो कई रंग के हमारे पास पुष्प है।
पुष्प मतलब जिसका पुष्प जिस पे कलर जो निर्भर करता है पुष्प का, वही उसी चीज़ के बारे में तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पंखुड़ियों में तो ये सभी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ अधिकतर लगा हुआ है, लगा हुआ है क्या, अधिकतर लगा हुआ। तो अधिकतर जो होता है बेटा जी वो लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। ज्यादातर पुष्प जो हमें दिखाई पड़ती है वो कैसा दिखाई पड़ती है, लाल दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए अगला नंबर कहता है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग होता है जो फल में बदलती है। तो ये आपका एकदम आंसर एकदम इंपॉर्टेंट है, मान के चलो VVI क्वेश्चन है ये है आपके हिसाब से। पुंकेसर तो ये नर भाग होता है, स्त्रीकेसर मादा भाग होता है, और अंडाशय जो होता है ये भी मादा भाग होती है। और यही जो होता है वो बेटा आगे चलकर क्या बनाता है, तुम्हें फल का निर्माण करता है। क्या बनाता है, फल का निर्माण करती है। बीज तो बीज तुम जानवे करते हो, है ना। आगे देखा जाए, खत्म हो गया, नहीं अभी बच रहा। 18 क्वेश्चन का था क्या कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ से होता है। शुक्राणुओं का जब पढ़ा रहे थे तो उस समय पता चला था कि जो शुक्राणु जो होते हैं वो हमारे शरीर में क्या होता है, पुरुषों के शरीर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। क्या पाई जाती है, वृषण पाए जाते हैं। और यही जो वृषण जो होती है, वृषण से निकलता है क्या, तुम्हारा शुक्राणु निकलता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये शुक्राणु कहाँ निर्माण होता है, ये तुमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। शुक्रवाहिका तो ये वाला नली होगा बेटा जी, ये वाला जो शुक्राणु को ले जाता है उसे शुक्रवाहिका कहते हैं। अधिवृषण तो ये जमा है, यहाँ पे जमा होने के लिए जो जाना पड़ता है शुक्राणु के, उसे कहता है अधिवृषण। वृषण क्या हो जाएगा तुम्हारा, वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है या मोचन होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है या मोचन होता है। और यहाँ पर भी एक शुक्र जनन नलिका होता है। शुक्र जनन क्या होती है, नलिका होती है, वहां पे जाकर निर्माण होती है ना। और इसी में एक कोशिका होती है जिसका नाम होती है सर्टोली कोशिका। और ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। पोषण प्रदान करता है। पोषण प्रदान करता है। ठीक है, चलो अगला नंबर देखा जाए। अगला कहता है क्या कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो मानव जनन अंग जो होते हैं, मानव जनन अंग की बात करें तो ये जो क्रियाशील हो जाता है 12 से 16 के लगभग 12 से 16 के बीच वाले जो अवधि होते हैं वो जनन परिपक्व कहला जाते हैं। चाहे तो वो मेल हो, थोड़ा सा मेल में थोड़ा सा ऊपर होता है और फीमेल की थोड़ा सा नीचे होता है। मतलब कि मान लिया जाए कि 12 से 16 हम की हैं तो वो 11 से 14 की बात करेगा। मादा की बात कर देता तो क्या हो जाता, स्पेशली यदि हमसे क्वेश्चन पूछता कि मेल में बताया और फीमेल बताया, तो यहाँ क्वेश्चन तुमसे किस में पूछा, डायरेक्टली तुमसे क्वेश्चन पूछा कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाती है। अब ये परिपक्व और क्रियाशील होती है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की संरचनाएं होती है, मतलब कई प्रकार के परिवर्तन, मूछ दाढ़ी का आ जाना, जो हमारे शरीर का मतलब चौड़ापन हो जाना। फीमेल की बात करें तो स्तन ग्रंथियों में उभार आ जाना, बहुत सारी जगहों पे बाल आ जाना, ये सब जो क्रिया जो होती है हमारे फेस पर, जो ग्रंथिल का मतलब तैलीय पदार्थ का निकलना, ये भी एक प्रकार का क्या है, तो तुम्हारा क्या है, एक प्रकार का जनन परिपक्व अवयव क्रियाशील का लक्षण होता है। वो एज जो होता है वो 12 से 16 होता है, लेकिन 16 तो 12 से 16 वाला कहानी तो है ये नहीं, एक ही तो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है जिसको हम क्या मारेंगे, 12 मारेंगे। क्या मारेंगे, 12 मारेंगे। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे कहा क्या कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होती है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। सर जी अभी आपने बताया कहाँ पे होता है, वृषण में होता है। कहाँ पे होता है, वृषण में। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कितने नंबर का हो गया, 20 नंबर का। तो ये हमारा 7वां जो पार्ट था, ये 7वां पार्ट यहाँ समाप्त होती है। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आता है, अच्छा लगा होगा 20 क्वेश्चन देखकर कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ये मान के चलो कि तुम्हारा जनन एक्सरसाइज से लिया गया, लमसम जो क्वेश्चन था वो जनन एक्सरसाइज से ही लिया गया था। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर करके बताएं कि हाँ सर ये क्वेश्चन या कुछ दिक्कत भी होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोग का कुछ डिमांड हो तो भी आप कमेंट करके कुछ बताइए कि हाँ सर इस तरह से आप कराएं हमें, तो कुछ और हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, है ना। और थोड़ा सा सपोर्ट किया करें, थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर करें कि जिससे थोड़ा सा पढ़ाने में मज़ा आए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी को नवरात्रि का शुभकामनाएं, मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपको आप पे बहुत सारी कृपा बरसाएं और आपको एक टॉपर के लक्ष्य के रूप में जो आप बनाए हुए हैं वहाँ तक आपको पहुँचाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।